हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मध्य प्रदेश जिलेवार सीरीज में। जैसा कि साथियों आप सभी को ज्ञात है, मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग के अंतर्गत आने वाले समस्त जिलों को हम लोग एक विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, जिसपे हम लोगों ने धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा और खरगोन इन आदि जिलों को पढ़ने के बाद आज हम लोग जो मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है बुरहानपुर, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होगी, इसे नोट कर लीजिए कॉपी में, ताकि आपको परीक्षा में बहुत लाभ होगा इससे। चलिए बढ़ते हैं। इसका प्राचीन नाम क्या है? खानदेश। यह बुरहानपुर है जिसका प्राचीन नाम खानदेश है और मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसका विभाजन कब हुआ था। तो इससे पहले 15 अगस्त 2003 से पहले यह पूर्वी निमाड़ के नाम से जाना जाता था, जो 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था निमाड़ के रूप में। निमाड़ को पूर्व तथा पश्चिम में बांटा गया था, जिसमें पूर्व निमाड़ में खंडवा तथा बुरहानपुर था और पश्चिम में बड़वानी और खरगोन थे। इसी के साथ 15 अगस्त 2003 को यह खंडवा से अलग होकर बुरहानपुर के रूप में अस्तित्व में आया। आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में। देखते हैं तो भौगोलिक स्थिति इसके बीच में यह ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, जो कि डेल्टा का निर्माण न करते हुए एस्चुरी का निर्माण करती है। और यह नदी सतपुड़ा के मैकाल पर्वत से निकलती है, जो कि मुल्ताई बैतूल जिले में स्थित है, यहाँ से निकलती है। और इस नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। कितनी है? 724 किलोमीटर। और यह अरब सागर में समाहित होती है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे डेल्टा और एस्चुरी किसको कहते हैं और इस शहर को किसने बसाया था। सन 1400 ईस्वी के आसपास राजकुमार नासिर खान ने इस शहर को बसाया था। किसने बसाया था? नासिर खान। ध्यान रखिएगा, नासिर खान ने 1400 ईस्वी में इस शहर को बसाया था। किसको? बुरहानपुर को। प्राचीन नाम खानदेश था और मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अब डेल्टा और एस्चुरी के बारे में समझते हैं पहले, है ना साथियों। जैसा कि यह एक समुद्र है, यहाँ पर जब कोई नदी समाहित होती है समुद्र में, तो यह तो विभिन्न धाराओं में बढ़ जाती या फिर सीधे समुद्र में गिर जाती है। तो इसको किस प्रकार से समझेंगे उसको हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग डेल्टा को समझते हैं, इसके बाद एस्चुरी का समझेंगे, क्योंकि ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण न करते हुए एस्चुरी का निर्माण करती है और इसमें नर्मदा नदी भी एस्चुरी का निर्माण करती है। तो पहले डेल्टा को समझते हैं हम लोग। तो देखिए, यह समुद्र है। यहाँ पर जब नदी समाहित होती है तो डेल्टा इस प्रकार से नदी जब बहुत सारे भागों में बढ़ जाती है और यहाँ पर अवसाद के रूप में मिट्टी, पत्थर, कंकड़ आदि चीजों को एकत्रित कर यहाँ मुहाने पर एकत्रित कर लेती है, तो उसको कहते हैं डेल्टा। और यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा नदी पर स्थित है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। गंगा नदी समुद्र में समाहित होते समय बहुत सारी धाराएं बढ़ जाती है और इस प्रकार से यहाँ पर सुंदरवन उद्यान स्थित है। अब एस्चुरी के बारे में समझते हैं। तो जो नदी समुद्र में समाहित होती है, सीधे समुद्र में गिर जाती है। ऊंचाई से गिरने के कारण यहाँ पर मिट्टी के रूप में या कंकड़ आदि अवसाद के रूप में यहाँ पर एकत्रित नहीं कर पाती है, उसी को एस्चुरी का निर्माण करती है। तो इसमें नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण न करते हुए एस्चुरी का निर्माण करती है। साथियों, अब इसकी भौगोलिक स्थिति को समझेंगे हम लोग। तो यह कहाँ पर स्थित है? सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत आता है, पर्वत श्रेणी के अंतर्गत। वैसे मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? भौगोलिक भागों में 3 मुख्य भाग कौन कौन से? बघेलखंड का पठार है और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां तथा मध्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से, और मध्य क्षेत्र में कौन कौन सा आता है? मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार और मध्य भारत का पठार। ये 5 मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो जो बुरहानपुर जिला है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है और बुरहानपुर दर्रे के निकट स्थित है। अब सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को हम लोग समझते हैं तो यह भारत के
मध्य भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। मानचित्र में हम लोग समझेंगे तो ये देखिए आप भारत का मानचित्र है और यहाँ पर मध्य में स्थित है सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ। आगे हम लोग चर्चा करते हैं तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी एक ब्लॉक पर्वत है जो मुख्यतः ग्रेनाइट तथा बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। यह किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से बना है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा तथा ताप्ती की दरार घाटियों में स्थित है। जैसा कि आप सभी को समझ सकते हैं तो इस प्रकार से नर्मदा नदी और इस प्रकार से ताप्ती नदी, तो इनकी जो दरार घाटी है यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां स्थित है। इसके बाद आगे चर्चा करेंगे सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ऊंचाई में 900 किलोमीटर तक प्रायद्वीपीय भारत के सबसे बड़े चौड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी औसत लंबाई कितनी है? 1120 किलोमीटर। इसको हम लोग चर्चा करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का कुछ भाग यहाँ पर स्थित है और कितनी है इसकी क्षेत्रफल औसत? 1120। पूर्व में इसका स्तर छोटा नागपुर के पठार तक स्थित है। अब इस मानचित्र में समझेंगे तो यहाँ पर देखिए छोटा नागपुर का पठार है और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, तो इसका विस्तार यहाँ तक स्थित है, छोटा नागपुर के पठार तक। अब अगला पॉइंट देखेंगे, इस पर्वत श्रेणी सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़, जो कि होशंगाबाद में स्थित है, पंचमढ़ी में। महादेव पर्वत के अंतर्गत आती है। यहाँ मानचित्र में आप देख सकते हैं यहाँ पर स्थित है, ये महादेव पहाड़ी है और यहीं पर धूपगढ़ चोटी स्थित है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे यहाँ पर तो ये महादेव पर्वत पर स्थित है जो सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा रेंज के मैकाल पर्वत में स्थित अमरकंटक के पठार से नर्मदा तथा सोन घाटियों का उद्गम होता है। अब इसको हम लोग चर्चा करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है मैकाल श्रेणी और यहीं से नर्मदा तथा सोन और जोहिला इन तीनों नदी का उद्गम होता है यहाँ से। अब जो सतपुड़ा शब्द है यह सप्तपुत्र का अभ्रंश कहा जाता है, यानी 7 पर्वत श्रेणियां जिसके कारण इसे सप्तपुत्र नाम दिया गया है। यह सप्तपुत्र का अभ्रंश है जो कि 7 पर्वत श्रेणियों को कहा जाता है और इसी कारण इसे सप्तपुत्र नाम दिया गया। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा तथा ताप्ती के बीच जल विभाजक है और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, खंडवा, पंचमढ़ी, सिवनी, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर तक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इन जिलों तक इस श्रेणी का विस्तार है और इसके अंतर्गत इसकी 3 उपविभाजन किए जाते हैं, राजपीपला श्रेणी, मध्य सतपुड़ा श्रेणी और मैकाल श्रेणी। इन तीनों को हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि साथियों बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इसको प्रत्येक बिंदु को ध्यान से सुनते हुए इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग चर्चा करेंगे उन्हीं की ओर। पहले राजपीपला श्रेणी, आप देख सकते हैं यह बड़वानी के निकट स्थित है राजपीपला श्रेणी। तो राजपीपला श्रेणी गुजरात के राजपीपला तथा मध्य प्रदेश के पश्चिमी सीमा बुरहानपुर दर्रे तक आती है। अब यहाँ पर गुजरात से यहाँ से शुरू होती है और बुरहानपुर का दर्रा यहाँ तक स्थित है, तो यहाँ तक राजपीपला श्रेणियाँ आती है और इसके तहत पश्चिमी में राजपीपला पहाड़ी जो कि गुजरात में आती है और मथुआर की पहाड़ियाँ, बड़वानी की पहाड़ियाँ तथा बीजागढ़ की पहाड़ियाँ और असीरगढ़ की पहाड़ियाँ आती है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती है? मथुआर की पहाड़ियाँ, बड़वानी की पहाड़ियाँ, बीजागढ़ की पहाड़ियाँ और असीरगढ़ की पहाड़ियाँ, जो इतनी पहाड़ियाँ राजपीपला पर्वत के अंतर्गत आती है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसकी सबसे ऊंची चोटी 1325 मीटर है। असीरगढ़ की पहाड़ियाँ नर्मदा के बीच का निमाड़ का मैदान है। असीरगढ़ की पहाड़ियाँ एवं नर्मदा के बीच निमाड़ का मैदान है। आप यहाँ पर देख सकते हैं निमाड़ का मैदान है और इस पर्वत की श्रेणी अधिकतर सकड़ी, टेढ़ी मेढ़ी और प्रतापी ढलान है। उबड़ खाबड़ मतलब ऊंची नीची ढलान पर इसकी अधिकतर श्रेणियां स्थित है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे अगला उपविभाजन कौन सा है? मध्य सतपुड़ा श्रेणी, है ना। मध्य सतपुड़ा श्रेणी, मध्य श्रेणी के नाम से पहचाने जाने वाला यह हिस्सा राजपीपला के पूर्व में एक चौड़ी श्रेणी है।
देख सकते हैं हम लोग आप इस मानचित्र में, जो राजपीपला श्रेणी है उसके पूर्व में स्थित है कौन सी है, मध्य सतपुड़ा श्रेणियां यहाँ पर स्थित है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती है उप श्रेणियां, ग्वालीगढ़ और महादेव श्रेणी आती है मध्य सतपुड़ा के अंतर्गत, है ना। इसके पूर्व में बैतूल और छिंदवाड़ा के पठार है, इसको भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। यहाँ पर बैतूल यहाँ पर स्थित है और छिंदवाड़ा यहाँ पर स्थित है, तो दोनों पठार यहाँ पर स्थित है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसकी उप श्रेणियां में ग्वालीगढ़ और महादेव श्रेणियां स्थित है, इसको भी हम देख चुके हैं, पहले मैं आपको समझा चुका हूं। यहाँ पर यह ग्वालीगढ़ और महादेव श्रेणियां जो कि मध्य सतपुड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अब अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, महादेव श्रेणी में होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी आदि जिले हैं जो कि मध्य प्रदेश के जिले के मानचित्र में आप समझ सकते हैं। इसके बाद महादेव पहाड़ी के दक्षिण की ढालों में मैग्नीज, छिंदवाड़ा के निकट पेंच घाटी से कोयला प्राप्त होता है। क्या होता है, महादेव पहाड़ी के दक्षिणी की ढलानों पर, है ना, इसको भी हम मानचित्र में समझते हैं। तो जो महादेव पहाड़ी है यहाँ पर, इसकी दक्षिणी ढलान पर क्या क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, मैग्नीज तथा छिंदवाड़ा की पेंच घाटी से कोयला प्राप्त होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे हम लोग चर्चा करेंगे, ये पहाड़ियां आग्नेय यानी प्राचीन महाकल्प तथा गोंडवाना काल के बलुआ पत्थर से निर्मित है। जो मध्य सतपुड़ा श्रेणी है वह प्राचीन महाकल्प तथा गोंडवाना काल के लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। कौन कौन सा क्षेत्र है इसमें, क्योंकि साथियों मानचित्र बार बार दिखा रहा हूं ताकि समझने में आसानी होगी। तो यह बलुआ पत्थर से निर्मित है इतना क्षेत्र, मध्य सतपुड़ा श्रेणी। और महादेव पहाड़ियां भारत की नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में स्थित है। अब यहाँ पर ताप्ती नदी निकलती है महादेव पहाड़ी से, तो इसके बीच में स्थित है महादेव पहाड़ियां स्थित है। मध्य प्रदेश की सतपुड़ा की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है, मध्य प्रदेश का सतपुड़ा की सर्वोच्च ऊंची चोटी है धूपगढ़ जो कि 1350 मीटर ऊंची है और महादेव की पहाड़ियों में स्थित है पंचमढ़ी के पास में। आगे हम लोग देखेंगे ताप्ती नदी के दक्षिण में ग्वालीगढ़ श्रेणियां स्थित है। कहाँ पर स्थित है ग्वालीगढ़ श्रेणियां, तो ताप्ती नदी यहाँ से निकलती है और इसके दक्षिण में कौन सी नदी है, ये कौन सी श्रेणियां स्थित है, ग्वालीगढ़ श्रेणियां। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल भी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलता है जो कि मध्य सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब साथियों आगे हम लोग देखेंगे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की तीसरी उपविभाजन मैकाल श्रेणी, है ना। मैकाल श्रेणी मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी भाग है जो कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। यह श्रेणी अंधचंद्राकार अर्धचंद्राकार भाग की आकृति की भांति है और मध्य प्रदेश के बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर जिलों के अलावा छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है। मैकाल पर्वत श्रेणी पर ही अमरकंटक है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1036 मीटर है। यहाँ से नर्मदा, सोन और जोहिला नदी का उद्गम होता है और सोन नदी की सहायक नदी जोहिला नदी है। इसका सर्वोच्च शिखर कितना है, 1127 मीटर। अब साथियों हम लोग इसको मानचित्र से समझने का प्रयास करेंगे। तो यह मैकाल श्रेणी यहाँ पर स्थित है, इसमें छत्तीसगढ़ का कुछ भाग आता है, अनूपपुर, बालाघाट आदि क्षेत्र आता है, डिंडोरी तथा मंडला का कुछ भाग आता है। तो यह मैकाल श्रेणी स्थित है जो कि एक अलग तीसरी उपविभाजन के नाम से जाना जाती है। साथियों निर्वाचन क्षेत्र की बात करते हैं हम लोग यहाँ बुरहानपुर की, तो यह खंडवा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसका नंबर क्या है, 28 और इसी के अंतर्गत विधानसभा में 2 विधानसभा है जिसको 189 कौन सी, नेपानगर तथा 180 बुरहानपुर। इस जिले में 2 विधानसभा है और खंडवा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है तथा नंद कुमार सिंह चौहान यहाँ के सांसद है। इतनी सारी चीजें हम लोग समझ चुके हैं। अब बुरहानपुर की जानकारी, आगे शासन के बारे में भी चर्चा करेंगे। बहुत सारे वंश ने यहाँ पर शासन किया है। तो आज की जानकारी साथी यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद अगले पार्ट में पूरे बुरहानपुर जिलों को समाप्त कर देंगे। धन्यवाद साथियों। जानकारी अच्छी लगी तो शेयर और लाइक जरूर करें तथा
चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।